आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। कल हम लोगों ने आपको बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया है जिसके हिसाब से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल चलाई है। कल के वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को लेकर एक पॉसिबिलिटी एनालिसिस की थी जिसमें हम लोगों ने फोटोग्राफ्स के माध्यम से ये समझने की कोशिश की थी कि ये कौन सा सिस्टम हो सकता है। इनिशियली सारे इंडिकेशन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ही तरफ थे। उसके अलावा उस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगर ये मिसाइल सिस्टम इंडिया की नहीं है तो पाकिस्तान के इस क्लेम के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एनीवेज अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ये क्रूज मिसाइल भारत की तरफ से ही लॉन्च की गई थी। पाकिस्तान के क्लेम के एक दिन के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया था और ये स्टेटमेंट जो कल शाम के आसपास रिलीज किया गया था, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि 9 मार्च वाले दिन एक रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक टेक्निकल मैल फंक्शन हुआ है जिसके वजह से मिसाइल की एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है, यानी कि भारत की तरफ से इंटेंशनली पाकिस्तान में ये मिसाइल सिस्टम नहीं मारी गई थी। एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट के हिसाब से ये फायरिंग इंटेंशनल नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी स्टोरी ऐड अप नहीं हो रही है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा ब्रीफ है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मीडिया में आकर ये कहने में 2 दिन लगे कि ये मिसाइल सिस्टम एक्सीडेंटली फायर हुई थी। एक बार एनालिसिस के लिए मान के चलते हैं कि दोनों तरफ से, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से जो चीजें कही जा रही हैं वो बिल्कुल सही हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की तरफ से कहा गया है कि ये मिसाइल सिस्टम 9 मार्च को लॉन्च किया गया था। नॉर्मली मिसाइल सिस्टम्स को जब लॉन्च किया जाता है तो इनमें कोऑर्डिनेट्स डाले जाते हैं और फायरिंग के बाद ये मिसाइल सिस्टम उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ अपने आप को गाइड करती है। अगर इनमें कोऑर्डिनेट्स नहीं है और ये फायर एक्सीडेंटल फायर है तो नॉर्मली मिसाइल सिस्टम एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, लेकिन जैसा कि DGISPR की इस प्रेजेंटेशन में दिख रहा है ये मिसाइल सिस्टम सूरतगढ़ के आसपास एक सॉलिड 90 डिग्री का टर्न लेती है और उसके बाद वहां से ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। ये फ्लाइट पाथ किसी भी तरीके से एक एक्सीडेंटल फायर का नहीं है, लेकिन इस चीज को लेकर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दी जा रही है कि इस मिसाइल सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स पहले से ही डाल के रखे गए थे, यानी कि ये प्रीफेड कोऑर्डिनेट्स थे और इसी वजह से जब इस मिसाइल सिस्टम की एक्सीडेंटल फायरिंग हुई तो ये मिसाइल सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ निकल गई। अगर कल के आप DGISPR के स्टेटमेंट को आप रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके क्लेम के हिसाब से ये मिसाइल किसी भी प्रकार का वॉरहेड नहीं कैरी कर रही थी और एक मिसाइल सिस्टम जिसमें वॉरहेड नहीं है उसमें प्रीफेड कोऑर्डिनेट्स डाल के रखे गए हैं। ये अजम्पशन काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन चलिए मान के चलते हैं कि एक बिना वॉरहेड वाली मिसाइल सिस्टम में पाकिस्तान के अंदर के कुछ कोऑर्डिनेट्स डाल के रखे गए हैं। लेकिन अगर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में कुछ कोऑर्डिनेट्स डाले जाएंगे जिनको ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से टारगेट किया जाना है तो वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होंगे, जैसे कि एयरबेस, मिलिट्री बेस, फ्यूल डम्प्स या और भी कई अलग अलग तरीके के हाई वैल्यू टारगेट्स। लेकिन अगर मियां चन्नू की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजिक टारगेट्स नहीं है। ऐसे में इस तरीके की जगह के टारगेट्स को प्रीफेड करके एक ऐसी मिसाइल सिस्टम के अंदर डालना जो न्यूक्लियर केपेबल है वो सेंस नहीं बनाता है। लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मियां चन्नू में कोई एक बड़ा टारगेट था जिसके कोऑर्डिनेट्स इस मिसाइल सिस्टम में डाल के रखे गए थे। लेकिन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है जिसका प्रयोग करके इस मिसाइल सिस्टम को हवा में ही नष्ट किया जा सकता था। DGISPR की प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम लगभग 6 मिनट तक हवा में थी, जिसमें से लगभग 3 मिनट ये भारतीय टेरिटरी में थी और बाकी के 3 मिनट ये पाकिस्तान की टेरिटरी में थी। यानी कि अगर ये मिसाइल सिस्टम एक एक्सीडेंटल फायर था तो ऑपरेटर के पास में इंडियन टेरिटरी में जब ये मिसाइल सिस्टम थी तब इसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन था। इनफैक्ट पाकिस्तानी टेरिटरी में भी इसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया जा सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में किया गया है और इसी वजह से आपका ये जानना काफी जरूरी है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो अभी सेनाओं के साथ में ऑपरेशनल है उसकी रेंज 290 किलोमीटर की है और अगर आप DGISPR द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा फ्लाइट पाथ जिसके ऊपर ये मिसाइल सिस्टम ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुंचती है वो 320 से लेकर 340 किलोमीटर तक का है। यानी कि 290 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल सिस्टम लगभग 320 किलोमीटर पर जाकर गिरती है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल सिस्टम अपने मोमेंटम में कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी है, यानी कि यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं हुआ है। और अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हुए हैं और ये सारे के सारे डॉट्स किसी भी तरीके से एक एक्सीडेंटल फायर की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। वैसे इस पूरे इंसिडेंस का एक और एंगल है। एक बार के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे के सारे कोइंसिडेंसेस हुए हैं,
मिसाइल सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स डाल के रखे गए थे, वॉरहेड निकाल के रखा गया था। कोऑर्डिनेट ऐसे इलाके के डाल के रखे गए थे जहां पर कोई स्ट्रैटेजिक टारगेट नहीं था, सेल्फ डिस्ट्रक्शन को इनिशिएट नहीं किया गया और स्टेटमेंट 2 दिन के बाद दिया गया। लेकिन अगर ये मिसाइल सिस्टम भारत की तरफ से एक्सीडेंटली फायर की गई होती तो भारत का सबसे पहला एक्शन क्या होना चाहिए था? आप सभी को ये चीज याद दिला दें कि ये वही भारत है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को सबसे पहले बताया था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऐसे में भारत की तरफ से एक ऐसी मिसाइल सिस्टम जो न्यूक्लियर केपेबल है वो मिसफायर हो जाती है और ये पाकिस्तान में लगभग 120 किलोमीटर अंदर जाके गिरती है, तो भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है, वो भी 2 दिन के बाद में। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पूरी तरीके से एड अप नहीं हो रही हैं और यहाँ पर हम लोगों को जो चीजें बताई जा रही हैं उसके आगे भी कुछ चीजें हैं जो भारत सरकार और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों मिलकर नहीं बता रहे हैं। आप सभी को याद होगा बालाकोट के तुरंत बाद DGISPR की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल दी गई थी कि उनके ऊपर अटैक किया गया है। इनफैक्ट 27 फरवरी वाले दिन वो हैशटैग दूसरा बंदा वाली प्रेजेंटेशन भी DGISPR ने तुरंत ही दे दी थी। ऐसे में पाकिस्तान भी इस इंसिडेंस के बाद में लगभग 1.5 दिन तक इंतजार करता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये चीज भी खुद में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करती है। हालांकि यहाँ पर 2 चीजें काफी सही हुई हैं कि इस पूरे इंसिडेंस को दोनों तरफ से यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से काफी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। ऐसे में इस मिसाइल सिस्टम के पाकिस्तान के ऊपर मारे जाने से एक अच्छा खासा एस्केलेशन हो सकता था। DGISPR के खुद के प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम लगभग 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर गिरी है और पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको टारगेट करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि ISPR की तरफ से क्लेम किया गया है कि उन्होंने थ्रू आउट इस मिसाइल सिस्टम को मॉनिटर किया है और उनके रेडार्स ने इस मिसाइल सिस्टम को भारत से ही पिक करना शुरू कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से एयर डिफेंस को यूज ना करना 2 चीजों की तरफ इशारा करता है। पहला, पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस के ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि वो एक मार्क 3 की स्पीड से आ रही मिसाइल सिस्टम को टारगेट कर सके, और दूसरा, पाकिस्तान के सेंसर्स और इंटरसेप्टर्स सही जगहों पर नहीं थे और जिस बात को फॉलो करके ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर आई थी वहां पर पाकिस्तान के पास में ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इस मिसाइल सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सके। यहाँ पर हमें एक चीज समझना काफी जरूरी है कि जब भी कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपकी टेरिटरी में एंटर करता है तो आप उसको केवल ट्रैक नहीं करते हैं, आप उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये मिसाइल सिस्टम कोई 10-12 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर नहीं गया है, ये लगभग 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गया है और मार्क 3 की स्पीड से ये मिसाइल सिस्टम कई हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर से निकल कर गया है। साथ ही साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, ये एक क्रूज मिसाइल थी। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कहा जाना कि हम लोग इस मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे थे, उसके सच होने के चांसेस काफी कम हैं। ये मिसाइल सिस्टम रास्ते में किसी भी टारगेट को टारगेट कर सकती थी और नेचुरली SOP के हिसाब से अगर उनके पास ये कैपेबिलिटी होती तो वो डेफिनेटली इस मिसाइल सिस्टम को टारगेट करते। नेवरदलेस, यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि इस स्टोरी में और भी कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ बाहर निकलेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।